मैंने कुछ लिखा है कि मुझी में मुझसे एक शख्स कह रहा है, ठहर जाओ परिंदे, तो जल्द कर रहा है। मुमकिन है तो थोड़ा सोच भी बदल, क्यों फिर से इस दुनिया के पचड़ों में पड़ रहा है। थका हुआ सा शांत सा अब तेरा मन, क्यों इसको फिर से व्याकुल कर रहा है। नुमाइश न कर अपने दीवानेपन की, क्यों इस मतलबी दुनिया से फिर दम भर रहा है। मुझसे ही मुझको एक शख्स कह रहा है, ठहर जाओ परिंदे, क्यों जल्द कर रहा है। नमस्कार आप सभी को, और सबसे पहला प्रणाम माँ सरस्वती के चरणों में। फिर उनकी कोई कृपा हुई और कुछ शब्द कविता का रूप ले बैठे। और जैसे कि आज आपने शुरू किया जीवन में एक हताशा का फेस, तो मुझे लगता है जीवन में हर एक चीज़ का बहुत महत्व है, प्यार मोहब्बत का, जवानी का, हर चीज़ का। और जीवन में आगे जाने के लिए, अपने कैरेक्टर को पहचानने के लिए मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका डीप डाउन, बहुत नीचे गिर जाने का। कैरेक्टर वाइज नहीं, लेकिन सिचुएशन वाइज इतना नीचे गिर जाओ कि उसके नीचे जाने की जगह ना हो, फिर आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, वापस ऊपर आने का। सो उसी बात को और कुछ उसी तरह की सिचुएशंस को डील करते करते जो मैंने अपने अनुभव से सीखा वो मैंने इसमें उतारने की कोशिश की है। और इसका शीर्षक मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि हो सकता है वो कविता बोलते बोलते बीच में उजागर हो जाए। लिखा मैंने कुछ ऐसे कि रोता रहा बिलखता रहा, रोता रहा बिलखता रहा, कभी चिल्लाया कभी सिसकता रहा। रोता रहा बिलखता रहा, कभी चिल्लाया कभी झिझकता रहा, कभी सहमा बहुत, कभी सहमा बहुत और कभी सिसकता रहा। कभी सोया थोड़ा बहुत, कभी सोया थोड़ा बहुत और कभी पलकें झपकता रहा। कभी भूचाल सा अनुभव किया मन में, कभी भूचाल सा अनुभव किया मन में, कभी अंधेरों से डरता रहा। क्या होगा कल जाने मेरा, क्या होगा कल जाने मेरा, सोचकर उजालों से ही लड़ता रहा। एक एक करके सहारे हटते रहे जीवन में और मैं अंधेरों से गहरे अंधकार में सरकता रहा। कहा कि एक एक करके सहारे हटते रहे जीवन में और मैं अंधेरों से गहरे अंधकार में सरकता रहा। अपने मस्तिष्क के नकारात्मक विचारों को के हाथों, अपने मस्तिष्क के नकारात्मक विचारों के हाथों एक एक करके फांसी लटकता रहा। चलता रहा यही चक्र किसी ना किसी कारणवश। अब जीवन में क्या होता है कि हालांकि मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे बैठे बहुत लोगों से कम होगा, लेकिन छोटी सी जो अल्प आयु में मैं सीख पाया हूँ वो ये है कि जब तक आप एक चैप्टर अपनी लाइफ का खत्म नहीं कर लेते या एक सीख पूरी नहीं ले लेते, वो चीज़ रिपीट होती रहती है, वो पैटर्न रिपीट होता रहता है। कई बार आप सीख पाते हो, कई बार आप नहीं सीख पाते। तो चलता रहा यही चक्र किसी ना किसी कारणवश और बिना रुके हर बार ही जीवन इसी क्रम में घटता रहा। अकेलेपन के दलदल के अंदर निरंतर ही मैं गलता रहा। शमशान में मानो स्वयं के चिता में बहुत लंबा जलता रहा। और फिर क्या हुआ जीवन में? और फिर मैं अघोरी बना। अंधकार को मैंने पहचाना। सब कुछ विस्मय है यह जाना। भूत का अनुभव ही बेड़ी बनी है और समस्त दुनिया वही खड़ी है। क्योंकि आपके वो रिश्ते, आपकी वो एक्सपीरियंसेस दूसरी साइड पे खड़े होके खींच रहे होते हैं आपको। तो अंधकार को मैंने पहचाना, यह सब कुछ विस्मय है यह जाना। भूत का अनुभव ही बेड़ी बनी है और समस्त दुनिया वही खड़ी है। यह अंधकार नहीं था, बोध था। यह अंधकार नहीं था, बोध था। सृष्टि का मुझ पर शोध था। क्या कर सकता हूं मैं शमन अंधकार का? क्या कर सकता हूं मैं शमन अंधकार का? क्या है मुझ में प्रकाश बिंदु उस प्रताप का?
संसार के सबसे निम्न स्तर पर पहुंचाया गया। संसार के सबसे निम्न स्तर पर पहुंचाया गया, अवरोधों से मेरा मार्ग सजाया गया, आत्मबल का बोध मुझे कराया गया और फिर मुझे अघोरी बनाया गया। अघोरी होना डर का शमन है। अघोरी होना डर का शमन है। क्रोध, लालच, ईर्ष्या बंधनों का दमन है। सृष्टि पर पूर्णतः विश्वास का चयन है। और इतना सब कुछ करने वाले को मेरा नमन है। धन्यवाद। मेरे डैडी आए हुए थे तो उन्होंने बोला कि तुम बहुत चाय पीती हो, तुम्हें हर 4 बजे चाय की लत चढ़ जाती है। फिर मुझे याद आया कि किसी और को भी चाय बहुत पसंद थी, तो मुझे उसकी वजह से आई वॉज अ टी लवर, तो मैंने चलो छोड़ देते हैं। तो मैंने यकायक एक दिन छोड़ दी। तो उसके लिए लिखा है कि वो हर बात छोड़ देंगे जो हमको प्यारी थी, वो हर बात छोड़ देंगे जो हमको प्यारी थी, चाहे वो चाय की चुस्की हो या लत तुम्हारी थी। तो बहुत टूटकर चाहने वाले लोग बहुत होते हैं, जो टूटकर चाहकर अपने को ख़त्म कर देते हैं सामने के वाले के लिए। लेकिन वो कभी कभी बहुत समझदार भी हुए होंगे, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई समझदारी नहीं दिखाई होगी। तो उसके लिए लिखा है कि बहुत देखे हैं हमने टूटकर चाहने वाले, बहुत देखे हैं हमने टूटकर चाहने वाले, थोड़े बिखरे से होंगे कभी संभालने वाले। सहम कर बात करते हैं वो अब हर एक इंसान से, मतलब डरते हैं ना दूसरे से बात करना, इंटरेक्शन करना कि भाई सामने वाला बंदा भी धोखा ना दे जाए। तो सहम कर बात करते हैं वो अब हर एक इंसान से, बहुत सिसके होंगे कभी खुल के हंसाने वाले। जरा सी बात होती तो फिर भी समझा लेते वो दिल को, जरा सी बात, छोटी मोटी बात होती तो दिल को समझा ही लेते हैं। तो जरा सी बात होती तो दिल को समझा लेते खुद को, बहुत टूटे से हैं वो कभी दिल जीतने वाले। बहुत देखे हैं हमने टूट कर चाहने वाले, थोड़े बिखरे से होंगे कभी संभालने वाले। शुक्रिया। तो इसी के साथ मैं बुलाना चाहूँगी अश्वनी जी को, प्लीज़ आए। नमस्कार, मेरा नाम अश्वनी है और मैं अश्वनी उन्मुक्त के नाम से लिखता हूँ। इंस्टा पे मेरा पेज मॉन्क विद मोबाइल के नाम से है। मैंने हर पक्ष पे लिखने का प्रयास किया है और मूल्यांकन आपके द्वारा होगा। मैं चाहता हूं कि मैं आपको जो भी सुनाऊं वो आप अपने साथ अपने जहन में लेके जाएं। तालियों की कोई आवश्यकता नहीं है, आलोचनाओं का स्वागत है। लीजिए शुरू करते हैं। जैसा कि आज मदर्स डे है, उस पे एक माँ पे एक रचना है। माँ रोज अपनी भावनाओं का पघार दे रही है, रोज रोज अपनी हसरतों को मार दे रही है। उसे जिंदगी कभी अवकाश नहीं लेने देती, वो कहाँ उसको छुट्टी का इतवार दे रही है। वो तकलीफों को भी नजरअंदाज कर रही है, अपनी क्षमता से भी ज्यादा भार ले रही है। वो आज भी पैदल ही जाती है सब्जी लेने, माँ कहाँ अपने लिए लंबी कार ले रही है। वो सबको भरपेट लजीज खाना परोस कर अपने लिए वो चटनी और अचार ले रही है। जब कभी अस्वस्थ हुई तो गंभीर नहीं हुई, ऐसे में भी हल्का फुल्का उपचार ले रही है। ऐसी स्त्रियों को ही शक्ति रूपा कहा गया है। माँ सचमुच में वैसा ही अवतार ले रही है। थैंक यू। मैं ज़्यादातर थोड़ा पॉलिटिकल लिखता हूँ, जैसे आप कहा था, मतलब आमतौर पे मुझे सुनने को नहीं मिलता, तो फिर मैंने सोचा कि मैं ही प्रयास करूं। उस पे है, धर्म की चाशनी मत पिला घोट के, कभी न कभी तो तू जाएगा लौट के। हम सबको अच्छे से पता है कि तू जीता है बस चोरी के वोट से। तूने छीन ली जनता की रोजी रोटी, खुद की बनवाई काजू व अखरोट से।
तेरी सब करतूतें छिप नहीं पाएंगी अब इस महंगे और चमचमाते कोट से। तेरा गांधी जी से कोई वास्ता नहीं है, वास्ता है उनकी फोटो वाले नोट से। अश्वमेध का खूनी घोड़ा छोड़ दिया है, फैलानी है सल्तनत तलवारों की चोट से। और तुझे याद तो आएंगे तेरे सब जुमले जो जो बोले थे और तुमने अपने होठ से। एक फिर थोड़ा सैटायर सही है। कुत्ते नहीं जाएंगे गाड़ी में, ये एक जगह कुछ मैंने देखा था कि ऑटो वाला कह रहा था कि भाई ये कुत्ता अलाउ नहीं है, तो उस पर थोड़ा लिख दिया। कुत्ते नहीं जाएंगे गाड़ी में मगर कमीने जा सकते हैं। अब पशुओं का बचा हुआ चारा नेता मिलकर खा सकते हैं। ईवीएम को कैसे बदलते हैं वोट चोरी समझा सकते हैं। क्या देश के भगोड़ों को आप वापस ला सकते हैं। देश की जनता बेवकूफ है और चाहें तो झड़का सकते हैं। एक आप नेचर पे है थोड़ा सा। पेड़ कट जाएंगे तो लोग फिर बुद्ध कैसे होंगे। इतने सारे दूषित अंतर्मन फिर शुद्ध कैसे होंगे। यदि पेड़ की शीतलता ही बुद्धत्व की धुरी है तो फिर घर के पंखे की शीतलता क्या बुरी है। अब प्रयोग किए जा सकते हैं और भी प्रसाधन, मगर इससे क्या बुद्धत्व का होगा उत्पादन। तो फिर कोई यशोधरा वियोगिनी नहीं रहेगी, मगर क्या दुनिया ऐसे सिद्धार्थ को बुद्ध कहेगी। क्योंकि इस प्रकरण में कहीं नहीं होगी पीड़ा, लेकिन परिवर्तन का यही तो उठाती है बीड़ा। बिना घावों के संग्राम का कैसे स्वाद आएगा। बिना घायल हुए कोई कैसे जांबाज कहलाए। थैंक यू। एक दूसरा भी ये थोड़ा बीच में कॉमेडी का है, आप बता देना समय का। दीदी कर चुकी है सफाई, फिर भी हाथ में कोलीन है। पापा के हाथों में अखबार, नीचे टेबल पे नमकीन है। दादी जी बैठे बैठे ही ना जाने क्यों गमगीन है। मम्मी ने कुछ नहीं बोला, वो किचन में तल्लीन है। दादाजी लेटे शैया पर जो हो गए काफी क्षीण है। बुआ जी हैं फूल के कुप्पा, उनका अलग ही सीन है। चाचा जी लगे हैं फोन पे, उनकी गर्लफ्रेंड 3 है। ये है घर का लेखा जोखा, बाकी दीवारें और मशीन है। ये एक नेचर पर ही है। दूसरी भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी जब कैलाश पर्वत की ऑक्सीजन। उतरना पड़ेगा महादेव को भी नीचे जब खत्म हो जाएगी सब हरियाली। तो कहां से आएगा उनके बैल का चारा। बैल की अनुपस्थिति में पैदल चलने के अलावा क्या रहेगा चारा। या फिर चाहे तो महादेव लिथियम वाली बैटरी की गाड़ी भी ले सकते हैं। और निरंतर होते रासायनिक प्रदूषण से त्रस्त होकर विष्णु जी भी निकल आएंगे समुद्र से। ये फैलता हुआ धुआं ब्लैक होल सा निगल लेगा। किसी दिन स्वर्ग नरक को भी, सब देवताओं को भी उतरना पड़ेगा फिर भूमि पर। इस भूमि पर जो पहले से ही संसाधन विहीन हो रही है, तो फिर कैसे सामंजस्य बैठ पाएगा। छोड़ देंगे लोग देवताओं की स्तुति करना, क्योंकि उस वक्त समाज में वर्ग संघर्ष होगा। एक साधुओं पे है जो आजकल के हैं, उनके हिसाब से साधु ने किया श्रृंगार है, माथे पर
पर छाप तिलक, गले में कैसा हार है, अब ये कैसा अवतार है। क्यों लिए फिरते त्रिशूल, किस पर करना प्रहार है, तुमको है किसका भय, क्योंकि ये तो हथियार है। तुमने छोड़ा घर बार है, अपनाया सब संसार है, तुम्हारे तौर तरीकों से दिखते अलग आसार हैं। क्या सचमुच हो ब्रह्मचारी, क्योंकि फैला व्यभिचार है। क्या जीत चुके हो क्रोध, इसकी माया परंपार है। तुमको चाहत है गद्दी की, गाड़ी का नाम थार है। उतार दो ये सारे आवरण, वरना सन्यास बेकार है। एक आदमी जैसे जो चाहता है कि थोड़ा रोमांटिक लिखे उस पे है कि, लेकिन घर गृहस्थी के जंजाल में है। बाद में लिखूंगा चाहतों के किस्से, उससे पहले मैं थोड़ा सा कमा लूं। दफ्तर के बाद मंडी जाना पड़ेगा, पड़ेंगे लाने प्याज लहसुन और आलू। बच्चों की फरमाइश महंगी हो गई है, उनको भाने लगे हैं बड़े बड़े भालू। ना चाहकर भी जी हुजूरी करता हूँ, बस करता हूँ मेहनत, बना नहीं चालू। किसी ने मुझसे उधार मांगा है, अब मैं कैसे अपनी इज्जत संभालूं। इस सीने में दर्द रह रह के उठता, तो डॉक्टर के पास जाऊं या हफ्ते पे टालूं। चाहतों का शोर भी दब सा गया है, उनके लिए वक्त कहाँ से निकालूं। थैंक यू। बहुत अच्छा, घर गृहस्थी के बारे में बहुत अच्छा लिखा। मैं तो लिख नहीं पाती, मेरी है नहीं। हम वैसी वाले सन्यासी हैं। दो तरह के सन्यासी होते हैं, एक तो जो सारा जग छोड़ देते हैं, और एक जो गृह जीवन नहीं जीना चाहते। तो मैं उनमें से सेकंड वाले में से हूँ, जो गृह जीवन नहीं जीना चाहते। ये होता है जनरेशनल ट्रॉमा तोड़ने का, मैंने ठेका लिया अपने खानदान में। तो कई बार हम सोचते हैं कि हम क्या करते हैं और क्या करना चाहते हैं, मतलब किसी को वैसे पड़ी नहीं है, सब अपने बारे में वैसे सबसे पहले सोचेंगे। तो जब आप बाहर शहर में आते हो, बड़े शहर में आते हो, तो आपको ये महसूस होता है कि किसी को ना आपकी पड़ी नहीं है, तो आपको अपने आप देखना है। तो उसके लिए लिखा है कि तुम जिंदगी में क्या हो, क्या करना चाहते हो, किसे पढ़िए। तुम इश्क में हो या बर्बाद हो चुके हो, किसे पढ़िए। तुम घर जाना नहीं चाहते या मन नहीं करता, किसे पढ़िए। तुम जिंदगी काट रहे हो, जीना चाहते हो, किसे पढ़िए। तुम्हारे दोस्त हैं या तुम हो अकेले, किसे पढ़िए। तो जो करना है कर जाओ, थोड़ा सा भी तुम ना घबराओ, क्योंकि जीतोगे या हारोगे तुम, किसे पढ़िए। सर बुलाना चाहूँगा आरती जी को। आरती जी आए अपने कविता संग्रह से कुछ निकालें। काफ़ी दिनों बाद कविशाला में फिर दोबारा आई हूँ, तो अपनी कुछ गज़लें आपके सामने पेश करूँगी। सबसे पहले गज़ल पेश करने से पहले वसीम बरेलवी जी का एक शेर अर्ज़ करूँगी। कहते हैं, हर सांस उम्र भर किसी मरहम से कम ना थी, हर सांस उम्र भर किसी मरहम से कम ना थी। मैं जैसे कोई जख्म था भरता चला गया। अपनी पहली गज़ल आपके सामने पेश करूँगी। गज़ल का शीर्षक है एक गुल की दास्तान। आइए सुनते हैं। गुल मुरझाया मुरझाने की बात चली, गुल मुरझाया मुरझाने की बात चली, बादे सबा से सहलाने की बात चली, गुल घबराया घबराने की बात चली, बादे नसीम से समझाने की बात चली। वो गुल कतराया तूफानों से अक्सर, वो गुल कतराया तूफानों से अक्सर, दिल उसका फिर दहलाने की बात चली। दुरे अश्क तुझे बरसाने से रात हुई, दुरे अश्क तुझे बरसाने से रात हुई, आंसू छलका छलकाने की बात चली। रात अफसाने को सुलगाया चिंगारी से, रात अफसाने को सुलगाया चिंगारी से,
ख्वाबों को अपने फिर सुलगाने की बात चली। गुलशन को महकाया रूह फिजा से जब, गुलशन को महकाया रूह फिजा से जब, इत्र से फिर फिजा महकाने की बात चली। मैंने चमकाया तपन्ना गज़ल से जब, मैंने चमकाया तपन्ना गज़ल से जब, खुद को यूं ही सुकन चमकाने की बात चली। शुक्रिया। अब अपनी अगली गज़ल पेश करूँगी। गज़ल पेश करने से पहले अपना लिखा एक शेर अर्ज़ करूँगी। मैंने रिसेंटली जॉब छोड़ी है, तो एक दिन मुझे किसी ने कहा कि मैडम अब आपने जॉब छोड़ दी है तो अब आपको कैसा लगता है जॉब छोड़ने के बाद, तो इसी बात पर एक शेर लिख के दीजिए। तो मैंने कुछ लिखा था यूँ, हाँ मैं नौकरी से आज़ाद हूँ, हाँ मैं नौकरी से आज़ाद हूँ, पर सोच मेरी आज भी कैद है। हाँ मैं जिस्म से आज़ाद हूँ, पर रूह मेरी आज भी कैद है। शुक्रिया। अपनी गज़ल पेश करूँगी। कहते हैं सुनती नहीं रब की आवाज़ उनको, कहते हैं सुनती नहीं रब की आवाज़ उनको, प्यार से बेहतर लगते हैं रीति रिवाज उनको। सच से बेहतर लगता है झूठ फरेब, सच से बेहतर लगता है झूठ फरेब, कहते हैं सुनती नहीं सच की आवाज़ उनको। ऊंची बहुत है ख्वाहिशों की सीढ़ी उनकी, ऊंची बहुत है ख्वाहिशों की सीढ़ी उनकी, प्यार से कहते हैं लोग फराज उनको। दर पर जाते हैं सजदे करने को लोग वहाँ, दर पर जाते हैं सजदे करने को लोग वहाँ, प्यार से कहते हैं लोग गरीब नवाज उनको। करती है अरज, करती है अरज, अर्जी भी देती है सुकन, सुकन मेरा पेन नेम है। करती है अरज, अर्जी भी देती है सुकन, जब सुने मेरी गज़ल सुने एक आवाज़ उनको। शुक्रिया। तो नानी माँ पे लिखा है मैंने, जन्म दिया कान्हा को मैंने, जन्म दिया कान्हा को मैंने, पर पाला कान्हा को तुमने माँ। अपने सपनों को भूल कहीं मेरे सपनों को पंख दिए हैं तुमने माँ। नानी के संग खेला कान्हा, नानी माँ तुम्हें बुलाता है, मैं कहती यशोदा माँ तुम्हें, ये ब्रह्मांड भी यशोदा को शीश झुकाता है। स्वेटर बुना कान्हा का मैंने, पूरा किया उसे तुमने माँ। जन्म दिया जब कान्हा को मैंने, गोदी में उसे सुलाया तुमने माँ। जिंदगी दी कान्हा को मैंने, जिंदगी जीना तुमने सिखाया माँ। जब भी टूटी मैं माँ, हाथ पकड़ आसमां फिर से छूना तुमने सिखाया माँ। जब भी डांटा कान्हा को मैंने, गले उसे लगाया तुमने माँ। ऐसे होता है कि जब हम डांटते हैं तो मतलब नानी माँ कहते हैं नहीं 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 डांटना नहीं है, प्यार से समझाएंगे। सो इस पे लिखा था, मैं थी देवकी कान्हा की, तुम बनी यशोदा माँ। ऋण यशोदा माँ का न कोई चुका पाया न कोई चुका पाएगा। नानी माँ कहता ज़माना तुम्हें माँ, तुम्हारी कहानियों का मोल कहाँ चुका पाएगा। नमन तुम्हें माँ, नमन तुम्हें माँ, देवकी हो या यशोदा, हर रूप में तुम्हें माँ ब्रह्मांड शीश झुकाए। थैंक यू सो मच। ये जो माँ वाला टॉपिक है वो उस पर मैं कुछ लिख नहीं पाई आज तक, मुझे समझ में नहीं आता, ऐसे कोई शब्द ही नहीं बने। मुझे ऐसा लगता है कि कोई शब्द ही नहीं बने जो उसमें मैं अपनी रचना में पिरो पाऊँ और उनको समझा पाऊँ, दुनिया को समझा पाऊँ कि मेरे लिए मेरी माँ क्या है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग अपनी बात जब किसी से नहीं कह पाते तो आई यूज्ड टू टेक थेरेपी। तो मुझे मेरे थेरेपिस्ट ने बोला कि तुम ना अपने आप से बात किया करो और अपनी बात कहा करो और शीशे के सामने जाकर प्रैक्टिस किया करो। मैंने ठीक है, कह रहे पहले 3 सेकंड होगा, फिर 5 सेकंड होगा, 15 सेकंड होगा। मैं चलो ठीक है ट्राई कर लेते। मैंने ट्राई किया, ठीक लगा, मज़ा भी आया। तो उस पर देखा मैंने कि बस एक दोस्त है मेरा जो खामोशी से मेरी बात सुनता है, एक दोस्त है मेरा जो खामोशी से मेरी बात सुनता है। झांकता हूँ जब उसकी आंखों में, वो मेरे दिल की आवाज़ सुनता है। थका हुआ सब जब उदास मेरा मन, जाता हूँ उसके पास, वो मेरे साथ रोता है। बस एक दोस्त है मेरा जो मेरे लिए फुर्सत में होता है। कहते हैं हम जिसको आईना,
जो सबके घर में होता है। गौर से देखना उसको, हर आईना दोस्त होता है, हर आईना दोस्त होता है। तो इससे मैं बताना चाहूँगा चित्रा जी को, प्लीज आए अपनी रचनाएं सुनाएं। आज सारी दुनिया मदर्स डे मना रही है, पर देखा जाए तो हर दिन माँ का दिन ही होता है। छोटे थे तो माँ की आवाज़ से दिन की शुरुआत होती थी और दिन खत्म होता था माँ की लोरी से। माँ की शख्सियत जादुई होती है, क्योंकि बिना कुछ कहे हर दर्द भांप लेती है। बिना कुछ कहे हर दर्द भांप लेती है, दिल की उलझनों को फ़ौरन पहचान लेती है। यकीनन माँ जादू जानती है। तो मैं आज का अपना प्रेजेंटेशन माँ को ही समर्पित करती हूँ और उन्हीं पर कुछ पंक्तियाँ आपसे साझा करूँगी। बदलते वक्त के साथ हो कितने ही मुश्किल हालात, आसान करती हो हर कदम माँ, सबसे हो प्यारी तुम। बचपन में झिड़कती समझाती, छोटी सी बात पर भी घबरा जाती, हमारे जीवन का स्तंभ माँ, सबसे हो प्यारी तुम। बीमारी में कड़वी दवाई, सर्दी की ठिठुरन में रज़ाई की गरमाई, थपथपाती जब देर रात सोते हम माँ, सबसे हो प्यारी तुम। नंगे पाँव बाहर ना जाओ, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखती है माँ। नंगे पाँव बाहर ना जाओ, अंधेरा होने से पहले घर लौट आओ। समझाती मिलकर रहने से बनता कुटुंब माँ, सबसे हो प्यारी तुम। भोगा वैभव झेले अभाव, माँ तुमने भी देखे जाने कितने पड़ाव। झुर्रियों में अब भी खिलती है मुस्कुराहट, और वो झुर्रियों भरा हंसता चेहरा इतना प्यारा होता है। झुर्रियों में अब भी खिलती है मुस्कुराहट, होने ना देना इसको कम माँ, सबसे हो प्यारी तुम। अमूल्य वरदान हो तुम, परमात्मा का एहसान हो तुम। जीवन सिखाया तुमने, जीवन दिया तुमने, तुमको शत शत नमन माँ, सबसे हो प्यारी तुम। माँ, सबसे हो प्यारी तुम। और आजकल की मसरूफियत में इतना समय नहीं मिलता कि हम अपने माँ बाप के साथ बैठ पाएँ, तो फ़ोन एक ज़रिया होता है जिससे हम उनके साथ जुड़ते हैं। और जब फ़ोन पे बातें होती हैं वो बड़ी साधारण, बड़ी मामूली सी बातें होती हैं। आज ये बनाया, ये सब्ज़ी जल गई, बगल में ये आया हुआ है, छोटी छोटी बातें, लेकिन उन बातों में इतनी मिठास और इतना रस होता है कि हम वही बातें हर बार करते हैं। तू पेड़ से गिर गया था, तूने आम चुराए थे, इस तरह की बातें होती हैं। तो मेरी अगली कविता, जिसका शीर्षक है फ़ोन की घंटी। घंटी जब फ़ोन की बजती है, उम्मीद की डोरी सजती है। आया है माँ का फ़ोन अभी, अब होंगी बातें पुरानी नई। सब हाल चाल पहले पूछे, फिर तीज त्योहार बूझे सोचे। हमारे यहाँ तो हमेशा फ़ोन आता है, ये त्योहार आ रहा है, तैयारी कर लेना, फलां कर लेना, वो होना चाहिए, वो नहीं करना। सब हाल चाल पहले पूछे, फिर तीज त्योहार बूझे सोचे। ये किया है और वो करा नहीं, अचार बड़ी पापड़ मठरी। बिल्कुल सिंपल सी बातें, अचार बड़ी पापड़ मठरी। फिर आसपास की बातें वही, ये इधर गया वो और कहीं। अब सेहत और तीमारदारी, फिर आप बीती की आए बारी। कैसे जीवन अब नीरस है, क्यों है सब कुछ बेरंग। कैसे जीवन अब नीरस है, क्यों है सब कुछ बेरंग। ये उम्र बेचारा कर देती, नहीं रहे संगी साथी कहीं। माँ वही बातें दोहराती है, हर कथा 100 बार सुनाती है। माँ वही बातें दोहराती है, हर कथा 100 बार सुनाती है। उस क्षण हम माँ बेटी नहीं, उस क्षण सखियाँ बन जाती हैं। मुस्कान चेहरे पर सजती है, हर चीज़ नई फिर लगती है। उम्मीद की डोरी सजती है, घंटी जब फ़ोन की बजती है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो
कई बार ऐसा होता है कि मैं सबको पता है यहाँ पे मैं बिछड़ने पे लिखती हूँ ज़्यादा। मैंने किताबें निकाली है क्योंकि मैं बिछड़ने पे ज़्यादा लिखती हूँ। तो कई बार ऐसा होता है कि लेट गो कर देते हैं, ठीक है, हो गया बहुत, रो लिए बहुत, आगे बढ़ने का टाइम है, तो लेट गो कर देते हैं। तो लेट गो के लिए लिखा था कि वो ख्वाब, वो इश्क, वो मुलाकात चलो रहने देते हैं, वो चांद, वो रात, वो बात चलो रहने देते हैं, वो इश्क की नुमाइश, वो चंद लम्हों का साथ चलो रहने देते हैं, जिंदगी भर का साथ, वो तेरी झूठी बात चलो रहने देते हैं, वो तेरे वादों से मुकरना, मेरे सारे सवालात चलो रहने देते हैं, और अब क्या सुलझाएं अपने हालात चलो रहने देते हैं। तो ऐसा बुलाना चाहूँगी प्राची, आओ प्लीज। आप सभी को मेरा नमस्कार। आजकल हम न्यूक्लियर फैमिलीज हो गए हैं, दूसरा घर बड़े बड़े हो गए हैं। छोटे घर नहीं थे, जब छोटे घर होते थे तो सब साथ बैठा करते थे। तो कैसे घर बड़े होने से रिश्तों में दूरियां आ गई हैं। छोटे छोटे बच्चे भी अपने कमरे के लिए कैसे तरसते हैं और अपने कमरों से अक्सर बाहर नहीं निकलते। तो पहली कविता उसी के ऊपर है। सबका अपना अपना कमरा हो गया, सबका अपना अपना कमरा हो गया, बरसों के अरमान को नया चेहरा मिल गया। अब सन्नाटा सीना ताने बैठता है, अब सन्नाटा सीना ताने बैठता है, ड्राइंग रूम केवल मेहमान नवाजी का स्थान हो गया। माँ का कमरा कॉमन रूम हुआ करता था, माँ का कमरा कॉमन रूम हुआ करता था, मूवी प्लान से हॉलिडे डेस्टिनेशंस तक चाय पर चर्चा का अड्डा हुआ करता था। वक्त ने फिर करवट ली, वक्त ने फिर करवट ली, कुछ उम्र ने बदल दिया उनको, कुछ कमरों के फासलों ने। वक्त ने फिर करवट ली, कुछ उम्र ने बदल दिया उनको, कुछ कमरों के फासलों ने। शोर शराबे में डूबा रहने वाला वो माँ का कमरा, शोर शराबे में डूबा रहने वाला वो माँ का कमरा, खामोशी का लिबास ओढ़े नई दुल्हन सा सजा रह गया। दीवारें पास थी, दीवारें पास थी तो सुकून था, कोई सिसकियां भी भरता था तो सुनाई देती थी। दीवारें पास थी तो सुकून था, कोई सिसकियां भी भरता था तो सुनाई देती थी। बंद दरवाजों में दिल की आहें भी दब गई, बंद दरवाजों में दिल की आहें भी दब गई। बंद मुट्ठी सा वो परिवार खाली फैले हाथों सा खुल गया। दीवारें कच्ची से पक्की हो गई, दीवारें कच्ची से पक्की हो गई, पहले जो घर था अब मकान रह गया। अब जैसे मदर्स डे की बात चली है, वैसे तो हर दिन, जैसे आपने कहा, हर दिन हर रिश्ते का दिन होता है, नॉट जस्ट मदर्स फादर्स डे, हर रिश्ता अहम होता है। पर क्योंकि आज माँ की बात हो रही है तो माँ पे एक छोटी सी कविता अपने ख्याल लिखे हैं। मैं बेटी भी हूँ और अब मेरे भी बच्चे हैं, जिनमें से एक मेरी डॉटर है। तो अब एक जब औरत माँ बन जाती है या एक लड़की जब माँ बनती है तो उसके कितने अरमान टूटे होते हैं या वो कितने बदलाव आते हैं, उसके बारे में है ये कविता। माँ, माँ तुम हर रोज कुछ देर के लिए इस किरदार से बाहर निकला करो। माँ तुम हर रोज कुछ देर के लिए इस किरदार से बाहर निकला करो। वो छोटी सी लड़की याद है तुम्हें जो सपनों के पीछे भागा करती थी, कभी कभी कुछ पाने के लिए जिद भी किया करती थी। बेफिक्री से घूमना फिरना और दोस्तों के संग हंसी ठिठोली किया करती थी। माँ, मेरी ही तरह लड़कपन में शायद तुम भी खुश ही रहा करती थी। मुझे हर रोज एक बार उस लड़की से मिलना है।
तुम्हारे टूटे सपनों को तुम्हारे संग मिलकर बुनना है। पीछे छोड़ आई हो जिस मुस्कुराहट को, हाथ थामकर साथ तुम्हारे उन गलियों में मुझको भी चलना है। बोलो क्या ये तोहफा दे पाओगी माँ? बोलो क्या ये तोहफा दे पाओगी माँ? बेटी के किरदार में कुछ पल के लिए रोज मुझे मिल पाओगी माँ? दो लोगों की मुलाकातों पे जो दोस्ती से थोड़ी ज्यादा है और इश्क से थोड़ी कम, तो लिखा है कि बड़ी मुख्तसर सी मुलाकात थी उनसे, बड़ी मुख्तसर सी मुलाकात थी उनसे, चाय का प्याला उनके हाथ से मेरे हाथ तक, शुक्रिया से आगे कोई बात नहीं थी उनसे। वो नजरों का मिल जाना कभी और मेरे होठों पे आती हल्की सी मुस्कान छुपाना उनसे, मेरी छोटी से छोटी हर बात का ख्याल था उन्हें। तारों की चादर से सजा आसमान मुझे आंखों में कैद कर घर ले जाना था। तारों की चादर से सजा आसमान मुझे आंखों में कैद कर घर ले जाना था, ये भी याद था उन्हें। ये बंद किताब को खूब पढ़ना आता था उन्हें। ये मोहब्बत थी मगर आशिकों वाली नहीं थी, ये मोहब्बत थी मगर आशिकों वाली नहीं थी। न साथ जीने मरने की कस्में थी, न अगली मुलाकात का वादा था। पर जो भी था हमारे बीच, वो दोस्ती से कुछ ज्यादा और इश्क से थोड़ा कम था। कुछ गुनगुना सा था मेरा रिश्ता उनसे। उन्हीं को डेडिकेटेड है, तो मैं वो सुनाना चाहूँगी कि हिंदी जैसी हो तुम, सरल और सजीली सी, सुखद और सहेली सी। मैं पढ़ूँ तुम्हें या लिखूँ कभी, कविता कोई नवेली सी। हिंदी जैसी हो तुम, सरल और सहेली सी। तो साथ बुलाना चाहूँगा वैभव को। वैभव आए। मैम ने एक बात कही कि इनके थेरेपिस्ट ने कहा था कि शीशे के सामने खड़े होके खुद से बात करने का। ऐसे ही मैं ऑफिस में रहता हूँ तो कई बार याद करने के लिए मैं बोलता रहता हूँ। एक बार मैं ऐसे ही बोल रहा था, पीछे से एक सर आ गए, वो इतने दबे पाँव से आए मुझे पता नहीं चला, वो बिल्कुल आँख बड़ी कर करके देख रहे। फिर मुझसे पूछे सही हो कि नहीं? नहीं सही हो। तो ये बात मुझे याद आ गई। मैं पहले पे आऊँगा कि सबके पास गया पर किसी ने मुझे दी पनाह नहीं। सबके पास गया पर किसी ने मुझे दी पनाह नहीं, बल्कि अभी नौकरी छोड़े मुझे हुआ एक सप्ताह नहीं। निर्णय तो मैंने ले लिया है, तुम बताओ मेरे साथ हो या नहीं। निर्णय तो मैंने ले लिया है, तुम बताओ मेरे साथ हो या नहीं। मुझे इस वक्त तुमसे मदद चाहिए, तुम्हारी सलाह नहीं। मुझे इस वक्त तुमसे मदद चाहिए, तुम्हारी सलाह नहीं। मेरी मंजिल कहीं दूर तुम्हारे पीछे दिख रही है, तुम्हारी तरफ देख रहा पर तुम पर मेरी निगाह नहीं। तुम्हारी तरफ घूर रहा पर तुम पर मेरी निगाह नहीं। और इसी में है कि क्या तुम मेरी हर बात को गलत ठहरा दोगे? क्या तुम मेरी हर बात को गलत ठहरा दोगे अगर मेरे पास उसे साबित करने के लिए गवाह नहीं? यही काम करता रहूंगा जब तक सफलता नहीं मिलती। यही काम करता रहूंगा जब तक सफलता नहीं मिलती। रो रो कर करूंगा भले इस काम में कोई उत्साह नहीं। रो रो कर करूंगा भले इस काम में कोई उत्साह नहीं। आवश्यक बस ये है कि मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ। आवश्यक बस ये है कि मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ। बाकी दुनिया क्या सोचती है मुझे उसकी परवाह नहीं। बाकी दुनिया क्या सोचती है मुझे उसकी परवाह नहीं। शराब पीना, जुआ खेलना, गांजा फूकना, ये सब बुरी आदतें थी, पर अब लोग कहते हैं ये एक शौक है, कोई गुनाह नहीं।
पर लोग कहते हैं अब ये एक शौक है, कोई गुनाह नहीं। सुकून के लिए वो दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं, सुकून के लिए वो दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं, पर बर्बाद वो खुद हुए हैं, किसी और ने उन्हें किया तबाह नहीं। पर बर्बाद वो खुद हुए हैं, किसी और ने उन्हें किया तबाह नहीं। मैं चाहता हूं लोग मेरी बात को समझें और चीजें बदलें। मैं चाहता हूं लोग मेरी बात को समझें और चीजें बदलें। ये सब मैं सुना रहा बस पाने के लिए, वाह वाह नहीं। ये सब मैं सुना रहा बस पाने के लिए, वाह वाह नहीं। एक दूसरे पे आऊंगा कि माफी मत मांगो, अब हम लोगों को माफ करना भूल गए हैं। माफी मत मांगो, अब हम लोगों को माफ करना भूल गए हैं। कितना भी जुल्म करो तुम, अब हम डरना भूल गए हैं। डर कर नहीं जा रहा, बस आज सही वक्त नहीं है। डर कर नहीं जा रहा, बस आज सही वक्त नहीं है। भ्रम में मत रहना कि अब हम लड़ना भूल गए हैं। भ्रम में मत रहना कि अब हम लड़ना भूल गए हैं। तुम्हारा जुल्म ही तो मुझे तुम्हारी याद दिलाता है। तुम्हारा जुल्म ही तो मुझे तुम्हारी याद दिलाता है। हम बहुत सारे अच्छे लोगों को वरना भूल गए हैं। हम बहुत सारे अच्छे लोगों को वरना भूल गए हैं, और कहीं पीछे ना रह जाऊं इसलिए बहुत तेज दौड़ रहा। कहीं पीछे ना रह जाऊं इसलिए बहुत तेज दौड़ रहा। पर इस दौड़ के बीच हम सुकून से चलना भूल गए हैं। पर इस दौड़ के बीच हम सुकून से चलना भूल गए हैं। कुछ बातें हमारे जैसे छवि वाला व्यक्ति बोल नहीं सकता। कुछ बातें हमारे जैसे छवि वाला व्यक्ति बोल नहीं सकता। जानबूझकर नहीं कहा, ऐसा नहीं कि हम कहना भूल गए हैं। जानबूझकर नहीं कहा, ऐसा नहीं कि हम कहना भूल गए हैं। अय्याशी खत्म हो गई और साहब ने खुदकुशी कर ली, क्योंकि अब वो जीना भूल गए हैं। गरीब घर के लड़कों पर इतनी जिम्मेदारी है कि अनेक बीमारियां होने के बाद भी मरना भूल गए हैं। कि अनेक बीमारियां होने के बाद भी मरना भूल गए। और कभी आप भी सिर्फ अपनी बात कह रहे होगे, तब आप भी हमारी तरह जमीन पर पड़े जुल्म सह रहे होगे। आज आप भीड़ में हैं तो सारी नैतिकता भूल गए हैं। कल तक तो हम दोनों गरीब बराबर के थे, पर आज आप अपनी वास्तविकता भूल गए हैं। एक आखिरी पुराना सुना के मैं अपनी जगह लूंगा। इस तरीके से कि हारा ही तो हूं, हारा ही तो हूं, तो क्या इतनी सी बात पर निराश हो जाऊं? ऐसा नहीं होगा कि तुम मजाक बनाओ और मैं हताश हो जाऊं। ऐसा नहीं होगा तुम मजाक बनाओ और मैं हताश हो जाऊं। पक्षी भी ऊंचाई पाकर जमीन पर लौट आते हैं। पक्षी नहीं, मैं तो चाहता हूं कि आकाश हो जाऊं। वो तो हमारी मौजूदगी है जो यहाँ सब काबू में है। वो तो हमारी मौजूदगी है जो यहाँ सब काबू में है, वरना यहाँ हर किसी की तमन्ना है कि बदमाश हो जाऊं। वरना यहाँ हर किसी की तमन्ना है कि बदमाश हो जाऊं। जीवन में जब भी मुकाबला सूरज से हो तो फैसला लेना कि रात का प्रकाश हो जाऊं। एक दोस्त ने आकर पूछा, आखिरी 2 लाइनें सुना के इजाज़त लूँगा, कि एक दोस्त ने आकर पूछा, सोचते नहीं कि दोबारा उसके साथ काश हो जाऊं। एक दोस्त ने आकर पूछा कि सोचते नहीं दोबारा उसके साथ काश हो जाऊं। मैंने कहा सोचता हूं कि ये होने से पहले मैं लाश हो जाऊं। बहुत बहुत मैं कहानी लेकर के आया हूँ। कहानी का ये शीर्षक पता नहीं, आप बता देना, लास्ट में सजेस्ट करना। मैंने अभी तक सोचा भी नहीं है, बल्कि अभी लिख ही रहा था। अभी सेकेंड ड्राफ्ट होगा, फाइनल टच देना बाकी है, तो कहीं भूलूंगा भी, कहीं चीज़ें गलत भी होंगी तो माफ़ करना आप लोग, ठीक है। तो मैंने अपने बाबा के साथ बहुत अखबारें पढ़ी हैं। जैसे उस दिन भी बाबा चाय के साथ मस्त अखबार पढ़ रहे थे, और मैं जैसे ही आया बाबा ने मेरे मतलब का खेल जगत और रसरंग फिल्म जगत वाला पन्ना मुझे थमा दिया। उन्हें मेरी पसंद पता है। फिर मैं बगले बैठकर द डर्टी पिक्चर का रिलीज डेट पढ़ ही रहा था कि तभी बाबा चौंक कर एक खबर पढ़ते हैं, 1000 पेड़ लगाने वाली 103 साल की जासमदों को मिला पद्मश्री पुरस्कार। अरे तेजस, पता है ये जासमतों से हम मिले हैं,
बहुत मजबूत इंसान है ये, इसे तो ये अवार्ड मिलना ही चाहिए था। कल आपने कहा था कि आप रजनीकांत से भी मिले हैं, फेंकने के लिए कह दो बस। तुमको कुछ नहीं पता है बाबू, मिलने के लिए तो हम अमिताभ से भी मिले हैं। अच्छा मान लिया मैंने कि आप ओबामा से भी मिले हैं, लेकिन बाबा वो ये जासमतो इतना पेड़ लगाई किस लिए थी? मतलब क्या लगता है, मेरे ख्याल से 1000 पेड़ तो कोई पागल ही लगा सकता है, और पूरा जंगल बसा दी होगी उसने तो। फिर बाबा इस सवाल का आंसर करने के बजाय मुझे आज से पूरे 50 साल पहले ले गए, पूरी कहानी सुनाने के लिए। ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार में थी। 32 साल का जगदीश खिड़की के पास बैठकर बाहर दौड़ रहे पेड़ों को गिनकर खूब खुश हो रहा था कि 1 2 3, कि तभी एक सेठ आदमी आया और फिर टिकट है तुम्हारे पास? जगदीश डर कर सर हिलाया, नहीं है। अच्छा बहुत बढ़िया, देख रहे हैं ना इसकी हिम्मत, टिकट है नहीं और एकदम खिड़की का सीट कब्जाया है। हम तो पागल हैं जो टिकट लेकर आए हैं और खड़े हैं। अरे कुछ लाज लग रहा है कि धोकर पी गए हो, उठो। पर जगदीश के पास बैठा एक आदमी जगदीश को और खुद को भी थोड़ा घिसकाता है और जगह बन जाती है और सेठ भी बैठ जाता है। फिर बैठकर, क्या नाम है तुम्हारा? जगदीश। तो बाबू जगदीश, जब टिकट ना होना तो चढ़ा मत करो, और अगर चढ़ भी गए तो उधर ही गेट के पास पैखाना घर है, वहां पे तुम चाहे खड़ा रहो, बैठो या सो जाओ, कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन रहा उधर ही करो। कितने दिन से नहाया नहीं है, कपड़ा देखिए इसका, इस पूरे जगह को ही पैखाना घर बना दिया है। इधर थोड़ा सभ्य समाज बैठता है, समझे? सेठ को सामाजिक सत्य ज्ञान भरी बातें कर ही रहा था कि उधर से 61 साल की बूढ़ी अपनी आधी जलती बीड़ी ट्रेन से बाहर फेंक कर आई और फिर बोली, चुप साला हरामी, एकदम चुप। एक और शब्द बोलना ना तो यही हंसुआ से 2 आधा काट दे, बहुत ज्यादा अमीरी चढ़ गया तोहरा। सेठ थोड़ा घबराया, तो गलत क्या कर रहे हैं हम बताओ क्या गलत कहत बाड़े? तू हम बताओ क्या गलत कहत बाड़े? दादी हंसुआ लेकर सेठ की तरफ बढ़ने लग गई। अगर मुंह से चू भी अब निकला तो ये मुंडी ट्रेन से बाहर फेंक दे। जगदीश तू आराम से बैठ बेटा। और फिर जगदीश फिर से पेड़ गिनने लगा और दादी फिर से बीड़ी जलाने गेट पे चली गई। इसके बाद तो उस सेठ की पूरे सफर में सिट्टी पिट्टी घूमती, चू भी नहीं किया बेचारा। वैसे यही बुढ़िया थी आपकी जासमतो, सारा हाथ सारा गले में गोदना गोदा हुआ, और उनके साथ था उनका 32 साल का बेटा जगदीश। जगदीश जन्म से ही एक हाथ से विकलांग और थोड़ा स्पेशल नीड्स वाला इंसान है, बाकी बहुत ही अच्छा। जब ट्रेन जैसे ही अगला स्टेशन रैनीकूट पहुंचा तो वो सेठ स्टेशन पे उतरा और दौड़ दौड़ कर टीटी और आरपीएफ पुलिस वालों को जासमतों की कंप्लेन करने लगा। लेकिन उसको नहीं पता था कि उस स्टेशन के आरपीएफ से लेकर टीटी से लेकर और स्टेशन मास्टर तक सभी दादी के दतवन से ही मुंह धोते हैं। हाँ, जासमतो रैनीकूट स्टेशन पे मुंह धोने का दतवन और पत्तल, मतलब पत्ते से बना खाने का थाली बेचती थी। शादियों में पत्तल खूब बिकता है। वो अपने गांव से सुबह 4 बजे ही ट्रेन पे चढ़ जाती और 7 बजे तक रैनीकूट पहुंच जाती। जगदीश जासमतो के हमेशा साथ ही रहता था। जासमतो पहले लकड़ियां काट कर बेचती थी, लेकिन जब जगदीश 3 का था तो उनका पति उसे छोड़कर किसी और के साथ ब्याह रचा लिया था। जासमतो ने परिवार के खिलाफ जाकर प्रेम विवाह किया था, लेकिन पति के छोड़ने के बाद भी उनको कोई खास फर्क नहीं पड़ा। हाँ, पर उसके बाद जो उन्होंने लकड़ी काटे हैं, मतलब दिन के 10 पेड़ गिरा देती थी। जंगल में रात के 2 बजे से ही लकड़ी काटने की आवाज और कुल्हाड़ी की आवाज सुनाई देने लग जाती कि ठा ठा। 30 साल में उन्होंने जितने पेड़ काटे थे, जंगल का दक्षिण कोना का पूरा हिस्सा साफ कर दिया था। और ऑडेसिटी देखो जासमतो की कि जंगल से लकड़ियां काट कर जो भी पैसा वो कमाती, वो पैसा पहले वो जंगल के देवता डिहबार बाबा को चढ़ाती और फिर उसे घर लेकर आती थी। वैसे इस डिहबार बाबा के ही मन्नत से जगदीश का जन्म हुआ था। शादी के शुरुआती 15 साल तक जासमतो का कोख खाली था, और जब बच्चा हुआ भी तो विकलांग जगदीश। पति ने उन्हें इसीलिए छोड़ा था।
पर फिर जब से वन विभाग ने पेड़ काटने में प्रतिबंध लगाया था तब से उसे ये काम छोड़ना पड़ा। पत्तल और दतवन तोड़ने पे कोई प्रतिबंध नहीं था, उन्होंने यही बेचना शुरू किया और रैनीकुट में उसकी बिक्री भी बहुत थी। शाम के 4 बजे वाली ट्रेन पकड़कर जासमत और जगदीश 7 बजे तक आराम से घर पहुंच जाते थे। उस दिन भी वो सारा पत्तल और दातुन बेचकर घर लौट ही रहे थे कि दोनों आराम से ट्रेन के गेट के पास खड़े थे और दादी अपनी बीड़ी की कस खींच रही थी और वहीं जगदीश आज के कमाई का हिसाब लगा रहा था। माई, आज पूरा 36 रुपया कमाई होइल है। हम लोग दोनों आज नया कपड़ा खरीद लें। हाँ, तुहार 2 शर्ट और बूशर्ट खरीद देब। अपना ला काहे नहीं? तू अपना ला साड़ी खरीदबो तभी हम हमारे कपड़ा खरीदब। अच्छा ठीक है, कल के आमदनी जोड़ के कल दोनों लोग खरीद लेब, ठीक? हाँ ठीक। नया कपड़ा पहन के और टिकट खरीद के हम दोनों खिड़की के सीट पे बैठब, तू खिड़की के सीट पे। हाँ ठीक, दोनों खिड़की के पास बैठा कि ट्रेन थोड़ा सा हिला ही था कि जगदीश ट्रेन से नीचे गिर गया। सुन पड़ी जासमतो चिल्लाते हुए कोच के अंदर भागी, अरे हमारा बेटा गिर गया हो, हमारा बेटा गिर गया है। किसी ने ट्रेन का चैन खींच दिया था। रुकती ट्रेन से ही वो कूद गई, गिर गई और रफ्तार में अपने बेटे की तरफ दौड़ने लगी। पटरी पे बिछाए पत्थर से चप्पल टूट रहा था, उनकी उंगलियां टूट रही थी, उनके पैर मुड़ रहे थे, पर वो 62 साल की बूढ़ी को इसका कोई दर्द ही नहीं था। इसका कोई दर्द ही नहीं हो रहा था क्योंकि सारे दर्द तो दिमाग में नाच रहे थे। दर्द के अकेले कितना डर रहा होगा मेरा बेटा, दर्द से कितना तकलीफ में रो रहा होगा मेरा बेटा, दर्द की पटरी के पास अकेला पड़ा माँ पुकार रहा होगा और वो वहां नहीं है। इस बात का दर्द इस ख्याल का कि कहीं मर तो नहीं गया होगा मेरा बेटा। पहुंच गई थी, वो नहीं मरा था। लेकिन हमेशा खुश होकर बोलते रहने वाला जगदीश शांत पड़ा था। जासमतो वहां पहुंच गई। जगदीश के दाएं तरफ का माथा फटा हुआ था। रह रहकर फटे माथे से खून की धार निकल रही थी। जासमतो पत्तल बांधने वाले कपड़े से पूरा माथे को बांध रही थी, पर उसके आंख में आंसू के एक बूंद नहीं थे। उसका पति छोड़कर चला गया था, वो रोई नहीं थी। उसके घर वालों ने भी उसे छोड़ दिया था, वो रोई नहीं थी। अरे माँ बाप दोनों मरे, तब उनके मातम में जाकर भी वो रोई नहीं थी। पर ये तो इसका बेटा था। ऐसे ही नहीं लोग इसे निर्दयी डायन कहते हैं। अपने साथ रहने वाले के सबको खा जाती है। वो जगदीश को अपने पीठ पे टांग कर पटरी के साथ अपने गांव के लिए बढ़ने लगी। जगदीश का भार ज्यादा था और जासमतों की उम्र भी, लेकिन जासमतों के लिए 70 किलो क्या ही था। 1-1 क्विंटल मतलब 100 किलो लकड़ी माथे पे लेकर उसने बेचा था। पर अब वो बूढ़ी हो चुकी थी। जासमतो जहां थकती बेटे को नीचे रखती, अपने बेटे का माथा चूमती और फिर कंधे पे लेकर वो अपना गांव पहुंचकर अपने देवता डीहबार बाबा को सौंपना चाहती थी अपना बेटा। लेकिन कुछ दूर चलने पे उन्हें दिखा कि ट्रेन वहीं खड़ा है। वो और तेज हो गई। ट्रेन के आधे लोग नीचे उतरकर क्या हुआ, अरे कौन गिरा है का चर्चा चला रहे थे। जब लोगों ने देखा कि गिरे इंसान को कोई उठाकर ला रहा है, सबने इस मोमेंट को कैप्चर करने के लिए अपना फोन निकाल लिया। लेकिन क्या फायदा, जूम करके भी अभी ब्लर वीडियो आ रहा था। दादी अभी बहुत दूर थी। कुछ लोग अपना विचार साझा कर रहे थे। एकागो को गिरना ही चाहिए, तभी लोग को समझ में आएगा और सीख मिलेगा। आखिर कौन बोला था दरवाजे पे बैठने के लिए? अब लोगों को जूम करने की जरूरत नहीं थी। दादी अपने बेटे को टांग कर ट्रेन के करीब पहुंच गई थी। ट्रेन मास्टर ने जल्दी से दादी और जगदीश को अंतिम वाले डिब्बे में चढ़वा दिया और ट्रेन मास्टर अगले स्टेशन पे स्ट्रेचर और एम्बुलेंस के लिए कॉल कर दिया था। अगले स्टेशन पे एम्बुलेंस अस्पताल के पास उतार कर उन्हें चला गया। मतलब ट्रेन स्टेशन से लेकर के एम्बुलेंस उसी शहर के अस्पताल पे छोड़कर चला गया। आज तक वो अपना गांव और स्टेशन से बाहर नहीं निकली थी। उनके लिए सब कुछ नया था। मतलब इतना समझ लीजिए कि अस्पताल जहां कुछ का इलाज होता है वो पहली बार देख रही थी। उनके खातिर जंगल के जड़ी बूटी और गांव का देवता डीहबार बाबा ही काफी थे। बेटे को फिर से कंधे पे टांग कर वो अस्पताल के अंदर दौड़ने लगी। जगदीश के खून से दादी का साड़ी छोड़ो, ऐसा लग रहा था कि दोनों ने खून की बाल्टी अपने पे उड़ेल ली हो। दादी जिससे पूछती कि इलाज खातिर करने जाना है, वो इंसान तो एकदम पहली नजर में सहम जाता
और फिर दूर से ही हाथ से इशारा कर देता कि उधर उधर। दादी इमरजेंसी वार्ड के पास पहुंच गई थी। उस समय वार्ड बॉय था केवल इमरजेंसी वार्ड में। मलहम और पट्टी कर दिया। खून निकलना बंद हो गया था। फिर जब डॉक्टर इलाज के लिए अपना राउंड पे आया तो उन्होंने जगदीश के माथे से पट्टी हटवा कर देखा। उसमें टाका लगाने में जोखिम था क्योंकि माथे के अंदर तक का हल्का हिस्सा तक दिख रहा था। डॉक्टर ने तुरंत लखनऊ के लिए रेफर कर दिया और दूसरे मरीज के लिए आगे बढ़ गया। वार्ड बॉय डॉक्टर की विनती करके समझाने की कोशिश कर रहा था कि सर, मरीज के साथ वो बूढ़ी दादी आई है। दादी थोड़ा अलग खून से सनी साड़ी में गुमसुम बैठी थी। आप ही बताइए ना, कैसे जाएंगी वो लखनऊ? कुछ पैसा भी नहीं है इन लोगों के पास। जो होता है यही कर देते हैं सर, नहीं तो मरीज वैसे ही मर जाएगा। तो जिम्मा कौन लेगा? मेडिकल प्रैक्टिस अब तुम हमको सिखाओगे? इस हाल में बगैर ब्रेन सर्जरी का कुछ नहीं हो पाएगा। और कौन डॉक्टर है यहाँ जो ब्रेन सर्जरी करेगा? डॉक्टर ही सिखा रहे हो। वार्ड बॉय फिर दादी के पास गया। दादी, वो डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि वो ठीक हो जाएंगे आपके बेटा, बस इनको लखनऊ ले जाना होगा। सुबेरे 6 बजे का ट्रेन है, आप तैयार रहिएगा, हम भी साथ चल रहे हैं। कहकर वार्ड बॉय छुट्टी और पैसे इकट्ठे करने के लिए चला गया और दादी उसी अस्पताल के बाहर के झाड़ी और बागान से कुछ घास और जड़ी बूटी वगैरह तोड़ने लग गई। वार्ड बॉय जब सुबह आया तो वहां ना दादी थी ना ही जगदीश। वो घबराकर सबसे पूछने लगा कि कहाँ गए। तब पता चला कि दादी रात को ही सबसे लड़कर अपने बेटे को उठाकर ले गई थी। दादी सीधे अपना गांव पहुंचना चाहती थी। वो अपने बेटे को बस गांव के देवता डिहबार बाबा को सौंपना चाहती थी क्योंकि उनको विश्वास था डिहबार बाबा कुछ नहीं होने देंगे उसे। वो ट्रेन पे अपने बेटे को 2 सीट के बीच में लेटाकर उसके सिर को अपने गोद में लेकर बैठ गई और कुछ तोड़े जड़ी पत्तों को रस माथे पे डालने लगी। मेरे बाबा उस टाइम पे उसी ट्रेन के उसी कोच के उसी अपार्टमेंट में बैठे थे और दादी का फिक्रमंद चेहरा साफ देख पा रहे थे। दादी बार बार कलाई छूकर नाड़ी की गति चेक कर रही थी। एक बारी फिर वो नाड़ी छू ही थी कि उनकी आंख से आंसू बहने लगा। उस दादी के आंख से पहली बार आंसू निकल रहा था और फिर वो जोर से गांव के देवता को गुहार लगाने लगी। हमार बेटा बचाए लो डिहबार बाबा, तुहार जंगल के पेड़ काटे एकर सजा हमार बेटा को मत दो बाबा। हम अपन बेटा पे हाथ रख के भाग रहे हैं। हमार बेटा के जीवन के बदले तुहार जंगल में 1000 पेड़ लगाए देवता। हमार पाप हमार बेटा पे मत थोप। हमार बेटा बचाए लो मालिक, बेटा बचाए लो। ये बताकर मेरे बाबा पूरा शांत हो गए और मैं पूरा अशांत कि फिर क्या हुआ बाबा? हाँ, जगदीश बचा कि नहीं बाबा? वो बचा कि नहीं, बताओ ना बाबा, वो बचा कि नहीं? और फिर बाबा ने अखबार मेरे तरफ सरका दिया। उस आर्टिकल के बगल में एक फोटो भी छपा था जिसमें जासमतो खड़ी थी और साथ एक और आदमी खड़ा था। एक हाथ में पुरस्कार था और दूसरा हाथ शायद डिसेबल था और नीचे एक लाइन लिखा था कि जासमतो ये पुरस्कार करेंगी अपने जंगल के देवता डिहबार बाबा को अर्पण। शुक्रिया। आज सब लोग मातृ दिवस पर माँ के बारे में कह रहे हैं और सबको बहुत अच्छा भी लग रहा है और हम भी बहुत खुश हो रहे हैं सुन करके कि हाँ, मैं माँ भी हूँ और दादी भी हूँ। तो इसलिए मुझे इसमें तो आज मैं भी अपनी माँ की ही एक कहानी सुना रही हूँ। कोशिश करूँगी कि आप लोगों को पसंद आए। माँ के कमरे में कदम रखा था, देखा माँ अपने कमरे में लेटी छत की तरफ एकटक देख रही है और आंखों के कोने से झरझर मोतियों से आंसू बह रहे हैं। क्या हुआ माँ, ऐसा क्यों? माँ तो अपनी ही कोई वो ट्रांस वाली स्थिति में थी, इतनी भावावेश में कि सारे संसार की जो आहटें हैं वो शायद उसके लिए मौन हो चुकी थी। माँ अचानक से एक कहानी कहने लगी, सन 1947 की कहानी। कहानी नहीं कह रही थी, वो अपने जख्म दिखा रही थी। कह रही थी,
चांदी की थाली में पकवान खाने वाले अखबार में खा रहे थे। उनके टुकड़ों पर, सूखे सूखे टुकड़ों पर पल रहे थे और रेशमी बिछौने बन गए थे खुरदरी जमीन। और घर तो जैसे यादों में रह गए थे। खेत खलिहान, बाग बगीचे सभी छूट गए थे। कुछ भी नहीं था पास में। माँ इतनी भावुक हो रखी थी, वो मेरी आवाज ही नहीं सुन रही थी। मेरी बहुत कोशिश करने पर भी वो आवाज नहीं सुन रही थी। और वो कहने लगी, सब छूट गए, अपने छूट गए, घर बार छूट गए, ईंट ईंट जोड़कर पुरखों के बनाए मकान, जहाँ लिखी थी मेरे बचपन की और जवानी की दास्तान, सब खत्म हो गई। और ससुराल गई थी, सोचा था डोली में आई हूँ, 4 कंधों पर उठकर जाऊंगी, लेकिन वो भी सपना टूट गया, वो भी ना नसीब हुआ। माँ बोलती जा रही थी और मैं स्तब्ध सी उसको सुन रही थी। कहने लगी, लोग काफिलों में चल रहे थे, चलते जा रहे थे, चलते जा रहे थे, ना कोई मंजिल, ना कोई भविष्य। और तो और माएँ अपनी छाती से खींच के बच्चों को रास्ते में फेंक रही थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं क्या कहा माँ? माँ बोली, मीलों के लंबे सफर, चलते चलते भूखी प्यासी, निरीह सी औरतें, छाती से दूध नहीं खून निकल रहा था। क्या करती बेचारी? रास्ते में लोग छूट रहे थे, कोई ट्रेन में कट रहा था, कोई सरहद पे छूट गया, कोई रास्ते में ही गिर गया। और अचानक माँ एकदम गुस्से में आ गई, चेहरा तमतमा उठा और जोर से गुस्से से बोली, कमीने, गंडा से लेकर औरतों की तलाशी ले रहे थे। तुमको याद है तुम्हारी प्रिंसिपल कौशल्या? हाँ माँ, क्या हुआ उन्हें? काफिले में जा रही थी, अपनी सास और जवान पति के साथ। 8 महीने पेट से, 1.5 साल की बच्ची साथ, और वो गंडासे लिए खड़े जल्लाद औरतों की तलाशी ले रहे थे। माँ को हाथ लगाया, सलवार में से खन की आवाज हुई। कमीनों ने डाल दिया हाथ सलवार में। माँ से बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने हाथ पकड़ के कहा, हाथ मत डालो, गहने मिल जाएंगे। लेकिन उसी समय खटाक की आवाज आई और सर तन से जुदा। माँ की मुंह से चीख निकली। बहू ने पीछे मुड़कर देखा। माँ ने वैसे ही हाथ आगे करके कहा, तुम आगे छोड़ो। माँ और बहू जवान बेटे का मातम भी न मना सकी। कोई लाठी लंगोट वाला, कोई लाल गुलाब वाला सत्याग्रह करने नहीं आया। किसी के पास 2 शब्द नहीं थे, बस लोग चले जा रहे थे, चले जा रहे थे, चले जा रहे थे। अचानक माँ ने हाथ उठाया आसमान की तरफ। वो देख, वो देख, वो देख, मेरी हवेली की सीधी सीढ़ियां। एक सांस में चढ़ जाती थी मैं, और अचानक हाथ नीचे। माँ एक और सीढ़ी चढ़ गई। आज हम आजाद हैं, हमारे घर है, हमारे पास बच्चे हैं, सब कुछ है। क्या हम उस दर्द से आजाद हैं? माँ की कहानी तो खत्म हो गई,
लेकिन उसका दर्द आज भी जिंदा है, और ये दर्द तब तक जिंदा रहेगा, तब तक जिंदा रहेगा जब तक 26/11 होता रहेगा, जब तक बालाकोट होगा, जब तक उरी होगा, और जब तक पहलगांव में धर्म पूछकर पैंट उतारकर छाती गोलियों से छलनी कर ली जाएगी, तब तक ये दर्द कम नहीं होगा। जब तक दिल्ली की सड़कों पर लाल किले के सामने ब्लास्ट होते रहेंगे और मासूम लोग मरते रहेंगे, तब तक कम नहीं होगा। एक सिंदूर काफ़ी नहीं, एक सिंदूर काफ़ी नहीं, एक सिंदूर काफ़ी नहीं। जिंदगी का फलसफा भी कितना अजीब है, जिंदगी का फलसफा भी कितना अजीब है, दर्द भर भर के देता है फिर भी अजीज है। बहुत सुंदर। मैं हमेशा अपना इंट्रोडक्शन ऐसे देती हूँ कि पैसे कमाने के लिए मैं सेल्स करती हूँ और दिल लगाने के लिए शायरी। तो मेरे को एक ही संडे मिलता है मुझे, तो अपनी केयर भी तभी करनी है, मौज मस्ती भी तभी करनी है, आराम भी तभी करना है, घर की सफाई भी तभी करनी है, अपनी पसंद का खाना भी तभी बनाना है। एक संडे मिलता है मुझे बस। तो उसके लिए लिखा है कुछ कि फुर्सत के पल मिले हैं कुछ आज, कुछ पल रखेंगे मुस्कुराने को, कुछ पल खर्च करेंगे तुम पर, कुछ पल सिर्फ गुनगुनाने को, कुछ पल में हल करेंगे जिंदगी के सवाल, कुछ पल खर्च देंगे खुद से प्यार जताने को, कुछ पल में रखेंगे तुम्हारी ज़बान का हिसाब, कुछ पल खर्च करेंगे इस दुनिया को ये बताने को कि मोहब्बत में उम्र लंबी नहीं, चाहिए कुछ पल फुर्सत में बिताने को, कुछ पल ठहर जाने को, कुछ पल संग सजाने को, फुर्सत के पल मिले हैं कुछ आज, कुछ पल रखेंगे मुस्कुराने को। शुक्रिया। रमन प्लीज आए, को सुनाएं। मैं देख उसको जिए जा रहा था, जाम इश्क का पिए जा रहा था, वो देखो फिर इतरा रहा था, वो देखो फिर इतरा रहा था कि फूल रंगत दिखा रहा था, वो यारों को यूं गिना रहा था, वो यारों को यूं गिना रहा था, बच्चा इनाम दिखा रहा था। शुक्रिया। मैं आज उसके घर जा रहा था, मैं आज उसके घर जा रहा था, मैं रब मनाने हज जा रहा था, मुझे देख वो मुस्का रहा था, मुझे देख वो मुस्का रहा था, वो फिर ना कहने जा रहा था, वो एक फसाना सुना रहा था, वो एक फसाना सुना रहा था, यूं रमन को दोहरा रहा था, यूं रमन को दोहरा रहा था। एक गजल है तो थोड़ा देखिए अलग अलग चीज़ों पे। यूं दिल को हुआ है भरम फिर नया, यूं दिल को हुआ है भरम फिर नया, संभल जाएगा इससे गम फिर नया, संभल जाएगा इससे गम फिर नया। जो मरहम समझकर लगाया था दिल पे, जो मरहम समझकर लगाया था दिल पे, वही दे गया है जख्म फिर नया, वही दे गया है जख्म फिर नया। कभी भूख थी तो कभी खौफ था, देखिए किधर जाती है गजल। कभी भूख थी तो कभी खौफ था, यूं बदला किसी ने धर्म फिर नया, यूं बदला किसी ने धर्म फिर नया। न बदला जमाना न बदली नजर, न बदला जमाना न बदली नजर, नए दौर में है
अलम फिर नया, अलम यानी पीड़ा। नए दौर में है अलम फिर नया। ये दामन पसारे खड़ी है रमन, ये दामन पसारे खड़ी है रमन, जो बरसे खुदा का करम फिर नया, जो बरसे खुदा का करम फिर नया। तो बाकी आज मदर्स डे है, तो मैं वहाँ पे तो नहीं लिखा हुआ मैंने ज़्यादा, इन जनरल एक पेरेंट्स पे ऐसे कुछ लाइंस लिखी थी। तो बेसिकली मेरी लैंग्वेज जो है वो पंजाबी है, तो पंजाबी में कुछ 2 लाइंस हैं वो कहना चाहूँगी। कुमली में दुनिया सारी है, कुमली में दुनिया सारी है, वेखी लोकां दी यारी है। कुमली में दुनिया सारी है, वेखी लोकां दी यारी है, मिलदा है रज रज लाड जिथे मेरे माँ बाबुल दी क्यारी है, मेरे माँ बाबुल दी क्यारी है। पंजाबी अगर आप समझते हैं तो एक गीत लिखा था पंजाबी में। मैं तो बहुत अच्छे से समझती हूँ पंजाबी। ठीक है, मैं जनरली सुनाती हूँ एक पंजाबी का एंड में। तो आखिरी एक गीत है, थोड़ा लाइट है काफ़ी, मतलब मस्ती वाला नहीं, मतलब लाइट्स है। तो आपका साथ चाहूँगी, गा के सुनाऊंगी क्योंकि तू रुसिया है मेरा मनाना बाकी है, तू रुसिया है मेरा मनाना बाकी है, तू कह दिता मेरा कहना बाकी है, तू कह दिता मेरा कहना बाकी है। निक्की निक्की गल्लां ते नहीं रुसीदा, छड़ के गुस्सा प्यार नाल भी हसीदा। निक्की निक्की गल्लां ते नहीं रुसीदा, छड़ के गुस्सा प्यार नाल भी हसीदा। रुस्से दिलों अजे हसाना बाकी है, तू रुसिया है मेरा मनाना बाकी है, तू रुसिया है मेरा मनाना बाकी है। रल मिल के ही गल मकानी पैंदी है, थोड़ा चुक के बांह फड़ानी पैंदी है। रल मिल के ही गल मकानी पैंदी है, थोड़ा चुक के बांह फड़ानी पैंदी है। दिलां दे हर एक तार दा जुड़ना बाकी है, तू रुसिया है मेरा मनाना बाकी है, तू रुसिया है मेरा मनाना बाकी है। हाथ छड़ के दूर कदी ना जावी होए, दिल दियां गल्लां कोल बैठ समझावी होए। हाथ छड़ के दूर कदी ना जाई होए, दिल दियां गल्लां कोल बैठ समझाई होए। उमरां दा है साथ निभाना बाकी है, तू रुसिया है मेरा मनाना बाकी है, तू रुसिया है मेरा मनाना बाकी है, तू कह दिता मेरा कहना बाकी है। थैंक यू। आप सतेंद्र सरताज सुनते हैं? बिल्कुल। फिर आपको गेस करना पड़ेगा एक सॉन्ग। मैंने एक एक्सटेंडेड स्टैंजा लिखा है, देखते हैं आप गेस कर पाते हैं कि नहीं। सतेंद्र सरताज का सॉन्ग गेस करना है। मैंने एक्सटेंडेड स्टैंजा लिखा है, विल यू बी एबल टू गेस इट? मेरे ख्यालां दी आवाज बन जा, मेरी रुखी जिंदगी च खास बन जा, लैनियां उडारियां मैं अंबरां च ने, तू यूं खंब दे के परवाज बन जा। मेरा न कोई होर वे मैरमा, जो हाथ भी फड़ा लवे, किधरे कोई न मेरा होर वे मैरमा, जो हाथ भी फड़ा लवे, किधरे किते निशान शौकता जांदियां मोहब्बतां जता लवे, किधरे किते नी तेरा रुतबा कटदा जे हंस के बुला लवे, किधरे
It's one of my favorites. तो ये स्टैंजा मैंने लिखा था। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैंने अपनी मम्मी से पूछा आपको कौन सी पसंद आई, तो उन्होंने कहा कि मुझे पसंद तो सारी है, लेकिन जब लास्ट पेज में जो छपी है वो बहुत इमोशनल और बहुत डीप है, तो उन्हें बहुत पसंद आई, तो पढ़ के सुनाना चाहूँगी। ये है जब आपकी प्रेमिका की शादी किसी और से हो जाती है और आप खड़े हो और आप सोच रहे हो। मैं दोस्तों की प्रेमिकाओं के लिए लिख देती हूँ, मुझे पैसे देते इस बात के लिए ठीक है, मैं जब आपकी प्रेमिका। तो लिखा है कि उसने किस तरफ से दुहाई लगाई होगी, उसने किस तरफ से दुहाई लगाई होगी, मंदिर गया होगा या पीठ पे चादर चढ़ाई, तेरा हाथ जिसके हाथ में आया होगा उस पे उस रहमत की रब ने की नेमत बरसाई, तेरी याद तेरी मोहब्बत में जो दिए जलाए थी मैंने, उसकी आँच तेरे आंचल तक तो आई। उस रात मेरा मर जाना भी ठीक लगा मुझे, उस रात मेरा मर जाना भी ठीक लगा मुझे, जिस रात तूने उसके नाम की मेहंदी लगाई। ये बात रब से बताई थी मैंने, यह बात रब से बताई थी मैंने, उसकी आवाज तेरे कानों तक तो आई। उसने किस तरह से दुहाई लगाई, मंदिर गया होगा ये पीठ पे चादर चढ़ाई। थोड़ा सा रूहानी बातें भी कर लिए जाए। ये मेरी कविता या कुछ शब्द हैं जिसके दो पहलू हैं, जिसको जो पहलू पसंद हो वो ले ले। तो कभी कभी हमें ऐसा लगता है जैसे हमारे आसपास कोई है, कोई हमें सुन रहा है, कोई हमें देख रहा है, लेकिन जब हम देखते हैं तो हमें कोई नज़र नहीं आता, सिर्फ एहसास होता है कि कोई है। इसी एहसास पर कुछ लिखा है मैंने, पर्दे में छुप जाते हो अक्स दिखाकर, पर्दे में छुप जाते हो अक्स दिखलाकर, रुक जाती हैं सांसें दीदारे रुक तो करो, रुक जाती हैं सांसें दीदारे रुक तो कराओ। कोई तो है जो खेल जाता है मेरे दिल के तार से, कोई तो है जो खेल जाता है मेरे दिल के तार से, भर देता है मेरे मन को एक मीठी सी झनकार से। कौन है जो छेड़ता है स्वप्न में मेरे जहन को, कौन है जो छेड़ता है स्वप्न में मेरे जहन को, छू कर जाता है मेरे कोमल से बदन को। पवन का झोंका है, पवन का झोंका है, उड़ती महकती गंध है, पवन का झोंका है, उड़ती महकती गंध है, या मेरी चाहतों की उड़ती हुई पतंग है। छूकर अधरों से मेरे, छूकर अधरों से मेरे कानों में उसने क्या कहा, छूकर अधरों से मेरे कानों में उसने क्या कहा, सांसें तो महकी मगर आंचल सरकने क्यों लगा। चांदनी सर्वत्र है, चांदनी सर्वत्र है, चांद क्यों सहमा सा है, क्यों ये सहमी सी हवाएं, क्यों ये सहमी सी हवाएं मंद मंद सी बह रही। लगता यह सत्य भी, लगता यह सत्य भी, फिर भी कोई ख्वाब है। देखती हूँ व्योम में छुपा कोई गहरा राज है, देखती हूँ व्योम में छुपा कोई गहरा राज है, जान अटकी है कहाँ, जान अटकी है कहाँ, सांसें ये भटकी हैं कहाँ, रूह किसको ढूंढती फिर रही यहाँ से वहाँ। जान अटकी है कहाँ, सांसें ये भटकी हैं कहाँ, रूह किसको ढूंढती फिर रही यहाँ से वहाँ। कौन है जिसने कहा हौले से मेरे कान में, कौन है जिसने कहा हौले से मेरे कान में, रूह जिसको ढूंढती
वो तो तेरे पास है, रूह जिसको ढूंढती वो तो तेरे पास है। शुक्रिया। सुमन जी, बहुत सुंदर सुनाया आपने, बहुत ही खूबसूरत था। थैंक यू सो मच, धन्यवाद सभी का आने के लिए। जुड़े रहें, आते रहें। बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छी, अश्विनी जी बहुत अच्छी, मतलब घरेलू जो चीज़ें सुनाई ना, हमने लिखा नहीं इस तरह से कुछ भी, कुछ नया सुनने को मिल जाता है। बिल्कुल कुछ नया सुनने को मिल जाता है। हमने तेजस्वी ने भी जो कहानी सुनाई, जिस तरह से, जिस एक्सप्रेशन के साथ सुनाई, ऐसा लग रहा था जैसे थिएटर आर्टिस्ट हो। आई वॉज फीलिंग लाइक ही वॉज, यस, बहुत अच्छी, ऐसा लग, हम, हाँ वो थे, ऐसा लगता था जैसे थिएटर का आर्टिस्ट कोई यहाँ पर रहते हैं।